ताशापुर में चाय की दुकान पर हवलदार बैठा हुआ होता है, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा होता है। उसकी बातें दूर एक पेड़ पर बैठा हुआ भूत बॉस कक्काल अपने दोनों साथी टीपू और सुल्तान के साथ बहुत गौर से सुन रहा होता है। टीपू, तुम्हें नहीं लगता ये जरूरत से ज्यादा लंबी लंबी फेंक रहा है? जी भूत बॉस, मुझे भी ऐसे ही लगता है। ये तो आपसे भी ज्यादा फेंक रहा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है टीपू, क्या तुम मेरे बारे में ऐसी फील्डिंग रखते हो? भूत बॉस, वो फील्डिंग नहीं, फीलिंग होती है। और टीपू, तो बॉस के बारे में ये सोचता है? नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था भूत बॉस। तुम दोनों यहीं पर मेरा सेट करो, मैं अभी आता हूँ। भूत बॉस, वो वेट होता है। कक्काल ने इंसानी रूप धारण किया और वो सीधा उस चाय की दुकान पर बैठ जाता है और हवलदार से बोलता है। तुम्हारी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम किसी से नहीं डरते। अरे क्या बात करते हो तुम? अरे डरते मेरे दुश्मन है मुझसे। वैसे तुम हो कौन? तुम्हें इस गांव में तो मैंने पहले कभी न देखा। मैं यहाँ का नहीं हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा एक कप चाय पीता चलूं। तभी हवलदार का फोन बज उठता है। अरे ये तो मेरी पत्नी कजरी का नंबर है, इसे भी अभी आना था। मेरे मोबाइल पर लाउड स्पीकर वैसे भी खराब है, अब तो ऑन करके ही बात करनी पड़ेगी। हेलो हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? कितनी देर पहले तुमसे कहा था कि गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, कब लाकर दोगे? अरे कूल कजरी, अरे मैं सिलेंडर लेकर ही आ रहा हूँ। अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो तुम्हारे सर पर उठा दूंगी बड़े बड़े टूल। घर से सिलेंडर की दुकान थोड़ी दूरी पर है और तुम्हें गए हुए 2 घंटे से ज्यादा हो गए। अरे मैं बस अभी कुछ ही देर में पहुँच रहा हूँ, कुछ ही देर में। अगर 10 मिनट के अंदर अंदर तुम घर पर सिलेंडर लेकर नहीं पहुँचे ना, तो मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत मोटा डंडा तैयार कर रखा है। फोन वहाँ कट जाता है। हवलदार डर के मारे थर-थर कांपने लगता है। कक्काल देखता है कि हवलदार, जो कि कुछ देर पहले बड़ा बहादुर नजर आ रहा था, इस समय भीगी बिल्ली बना नजर आ रहा होता है। फोन रखकर हवलदार खड़ा हो जाता है। क्या हुआ भाई, तुम अचानक शेर से भीगी बिल्ली कैसे बन गए? मेरी पत्नी का फोन था, वो तो मुझे भी दिख रहा है। कुछ देर पहले तो तुम बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। तुम बोल रहे थे कि तुम किसी से नहीं डरते। हाँ, मैं सही कह रहा था, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन बस मैं जो है ना अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा डरता हूँ। और मैं ही क्या भाई, अरे मेरी पत्नी के नाम से तो पूरा गांव थर-थर कांपा है। तुम्हारी पत्नी से लोग इतना डरते हैं? क्या वो भी किसी से डरती है? अरे तुम इस गांव के नहीं हो, इसलिए मेरी पत्नी के बारे में कुछ नहीं जानते। मेरी पत्नी किसी से नहीं डरती। तुम्हारी पत्नी घोस्ट से भी नहीं डरती। कक्काल की बात सुनकर हवलदार भूतों का मजाक उड़ाता हुआ बोलता है। अरे घोस्ट जो है उल्टा लॉस्ट बन के उल्टा भाग लेते हैं। इतना कहकर हवलदार वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ भूत बॉस, आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? कोई गोश्त देख लिया क्या? कैसे बात कर रहा है टीपू? भूत बॉस तो खुद ही गोश्त हैं। तुम्हें पता है मैं अभी अभी क्या सुनकर आ रहा हूँ? कक्काल ने गुस्से से सारी घटना अपने दोनों साथियों को बताई। ये क्या भूत बॉस, एक स्त्री, वो भी इतनी बहादुर हो सकती है कि भूत उससे उल्टा डरते हो? क्या बात कर रहे हो टीपू? खोपड़ी वाली स्त्री अब इतना बहादुर हो गई? अबे वो वाली स्त्री नहीं, स्त्री मतलब औरत। हाँ सुल्तान, कपड़ों वाली स्त्री नहीं, स्त्री मतलब ह्यूमन। लगता है उस ह्यूमन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ समझ गया। मुझे तुमसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई एक टाइडिया है? भूत बॉस, वो टाइडिया नहीं, आइडिया होता है। अरे मैं वही कहना चाह रहा हूँ। क्यों ना इस काम के लिए हम भोलू भूत को भेजें? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। इस काम के लिए हम उसे ही भेजेंगे। हमें भी तो पता चले कि अब तक वो भूतों के कितने टूल्स सीख पाया है। टूल्स नहीं भूत बॉस, रूल्स। अरे हाँ वही। इतना कहकर भूत बॉस ने एक चुटकी बजाई और चुटकी बजाते ही भोलू भूत उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। गुड मॉर्निंग डियर्स। क्या हुआ भूत बॉस, आपने मुझे बुलाया? तुम्हें गांव में जाना होगा और वहाँ पर हवलदार की पत्नी को डराना होगा। याद रखना, तुम्हें वो काम करना होगा
कि वो औरत भूतों के नाम से भी थर थर कांपे। मैं ये काम नहीं कर सकता। दिस इज नॉट फूड भोलू। भूत बॉस, उसे फूड नहीं गुड कहते हैं सीधे। फर्स्ट टाइम टीपू ने सही बात बोली है। दिस इज नॉट गुड। अबे ओ देहाती अंग्रेज भूत, गुंड नहीं गुड। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें फूड नहीं खाने दूंगा। जाइए जाइए, हैं? मुझे आपके खाने की कोई जरूरत भी नहीं है। वैसे भी मैं इंसानों का खाना खाता हूँ। तुम भाग नहीं सकते भोलू। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं इंसानों का भी तुम्हें खाना नहीं खाने दूंगा। और वैसे भी हम भूतों की नाक का सवाल है, समझा करो। ओके ओके, इमोशन मुझे मजबूर कर देते हैं। खैर, करूँगा भूत बॉस, मैं ये काम जरूर करूँगा। भोलू को मजबूरन भूत बॉस की बात माननी पड़ती है। भोलू भूत वहाँ से उड़कर गांव हवलदार के घर की ओर चल देता है। इधर हवलदार अपनी पत्नी को आवाज लगा रहा होता है। भोलू भूत अदृश्य होकर ये सब देख रहा होता है। अरे कजरी, अरे कितनी देर से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ। क्या है, क्यों हलक फाड़ कर चिल्ला रहे हो? मैं कोई बहरी नहीं हूँ। ये तो बड़ी खतरनाक औरत लगती है। इससे तो मैं डायरेक्ट मुकाबला कभी नहीं कर सकता। मुझे इससे मुकाबला करने के लिए कोई और ही ढलान सोचना होगा। भोलू भूत वहाँ से गायब हो जाता है। अरे मुझे भूख लगी है, खाना ले आओ। तुम्हारे लिए खाना ही ला रही थी, कुत्ते की तरह भूखे जा रहे हो, भूखे जा रहे हो। इतना बोलकर कजरी ने हवलदार के सामने भोजन से भरी थाली पटक दी। ये लो और चुपचाप से खा लो। तभी पड़ोस की बिमला अपने बेटे मुन्ना को लेकर हवलदार के घर में घुस आती है। मुन्ना के चेहरे पर हाथों के लाल निशान बने होते हैं। क्या हो लिया बिमला, सब ठीक तो है? और ये मुन्ने के चेहरे को क्या हो गया? अरे मेरे मुन्ना के चेहरे की हालत तुम्हारी पत्नी ने की है हवलदार। क्या बकवास कर रही हो बिमला? मैंने तुम्हारे इस मुन्ना को नहीं मारा, झूठ बोल रहा है ये। चाचा, कजरी झूठ बोल रही है। मैंने उनके दरवाजे पर कोई कुंडी नहीं खटखटाई। मैं तो यहाँ से निकल रहा था, इन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे गाल पर थप्पड़ मारने लगी। अरे इतनी बेरहमी से कोई बच्चे को इतना मारता है क्या? शर्म नहीं आती इस मुन्ना मुस्टंडे को बच्चा बोलते हुए? निकलो यहाँ से। बोल रही हूँ मैंने इसे नहीं मारा। अगर यहाँ से नहीं गई तो मैं अपने हाथ तुम्हारे गाल पर जरूर जड़ दूंगी। बिमला वहाँ से चली जाती है। मुन्ना सही बोल रहा होता है। ये हरकत भी भोलू भूत ने की होती है। बिमला क्रोधित होकर मुन्ना को लेकर थाने पहुँचती है। क्या बात है बिमला जी, गाँव में किसकी हिम्मत हो गई जिसने तुम्हें तंग कर दिया? किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने थाने आई हो? हवलदार की पत्नी कजरी के खिलाफ। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी बिमला जी। बिमला मुंह लटकाकर अपने बेटे को लेकर घर चली जाती है। क्या बात है हवलदार भैया, क्या आज तुम्हारी पत्नी ने फिर से तुम्हें पीटा? अरे मैं अपनी पत्नी के खराब स्वभाव की वजह से तंग आ लिया टिंकू। मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। आखिर तुम कजरी भाभी को तलाक क्यों नहीं दे देते? अरे वैसे तो तुम दोनों एक नंबर के लुच्चे और आवारा हो, लेकिन ये जो बात है ना तुम्हारी, बिल्कुल सही है। मेरे मन में भी यही विचार आता है। हवलदार इतना कहता ही है कि तभी कजरी की आवाज हवलदार के कानों में टकराती है। अच्छा, तो तुम्हारे मन में अब ऐसे विचार आने लगे हैं? अरे कजरी, अरे तुम यहाँ पर कब आ ली? अरे मैं, टिंकू और हटेला तो बस ऐसी ही बातें कर रहे थे। मैं तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हूँ और टिंकू और हटेला तुम दोनों से तो मैं सुबह बात करूंगी। तुम दोनों को गांव में सबके सामने अगर नहीं पीटा तो मेरा नाम कजरी नहीं। इतना कहकर कजरी वहाँ से चली जाती है। ये क्या हो लिया टिंकू और हटेला, आज तो मेरी शामत आ गई भाई। अरे तुम्हारी क्या शामत आएगी हवलदार भैया, शामत तो हम दोनों की आ गई है। कजरी भाभी ने हम दोनों को धमकी दी है पिटने की। अरे मैं घर नहीं जाऊंगा टिंकू और हटेला, अब मैं कभी घर नहीं जाऊंगा। मैं ये जो है गाँव ही छोड़ देता हूँ। हाँ बिल्कुल सही फैसला है तुम्हारा, बिल्कुल सही फैसला है हवलदार भैया। मैं और टिंकू अभी गांव से चले जाते हैं, 1 महीने बाद आएंगे। तब तक कजरी भाभी का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। इस दृश्य को देखकर भोलू भूत बहुत भावुक हो जाता है। हवलदार की वाइफ तो वाकई बहुत ज्यादा डेंजर है। बेचारे ये दोनों नमूने गांव छोड़ने तक के लिए तैयार है। लगता है अब मुझे हवलदार की वाइफ से मेक टू मेक जॉगिंग करनी पड़ेगी। इतना कहकर भोलू भूत सीधा उड़ता हुआ हवलदार के घर पहुंचता है।
जहाँ पर कजरी झाड़ू लगा रही होती है। भोलू भूत एक जोर से फूंक मारता है। फूंक पड़ते ही सारे बर्तन इधर उधर बिखर जाते हैं। पूरे घर में कूड़ा ही कूड़ा फैल जाता है। कौन है यहाँ? किसने किया ये सब कुछ? मैं एक घोस्ट हूँ। तुम मुझे भूत कहकर बुला सकती हो। ये सुनकर अब ये मत कहना कि डर के मारे तुम्हारी हालत खराब हो गई है। तुम घोस्ट हो या होस्ट? जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। मैं तुम्हें अब बनाऊंगी फटा हुआ कोट और कर दूंगी तुम्हें नरक में पोस्ट। तुमने एक कचरा किया है ना, इसलिए अब तुम इसे साफ करो। कजरी की बात सुन भोलू भूत को गुस्सा आ जाता है और वो एक डरावने चेहरे के साथ कजरी के सामने आता है। क्या हुआ? मुझे देखकर डर गई ना? अब टॉरी बोलने से कोई फायदा नहीं। तुमसे किसने कहा मैं डर गई? इतना कहते ही कजरी भोलू भूत के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। मेरा हाथ छोड़ो। आई मम्मी, मर गया। अरे मर गया रे। अरे छोड़ मेरा हाथ। तुम तो भूत हो ना, तो फिर अपना हाथ खुद क्यों नहीं छुड़ा लेते? कजरी के हाथ में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। भोलू भूत गायब होने की कोशिश करने लगता है। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं चाहकर भी गायब क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? मेरा हाथ छोड़ो। तुम इसलिए गायब नहीं हो पा रहे हो मूर्ख, क्योंकि तुमने शायद देखा नहीं, मैंने अपने हाथों में अभिमंत्रित कड़ा पहना है। ये कोई एवं मामूली कड़ा नहीं है। तुम्हारे जैसे मूर्ख भूतों को भगाने के लिए एक साधु बाबा ने मुझे दिया था। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा का सारा इस कड़े का चमत्कार है। ये तो कुछ भी नहीं। अगर मैंने कुछ देर तक हाथ और ऐसे ही पकड़े रहा ना, तो इस कड़े की शक्ति से तुम जलकर स्वाहा हो जाओगे, बेसुरे अंग्रेजी भूत। ये सुनकर भोलू भूत अंदर तक कांप जाता है। तुम चाहती क्या हो? जो बर्तन तुमने गिराए ना और जो कूड़ा तुमने फैलाया, उसे साफ करो, अपने जादू से नहीं बल्कि हाथों से। मैं तैयार हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज। कजरी एक झाड़ू लेकर भोलू भूत की मार लगानी शुरू कर देती है। अंग्रेजी बहुत हो गई, बेसुरे भूत, अब हिंदी की भाषा समझ और ये पकड़ झाड़ू और सफाई कर। भोलू भूत बेचारा चुपचाप कजरी के घर की सफाई करने लगता है। ये सारा दृश्य कक्काल और उसके साथी टीपू और सुल्तान देख रहे होते हैं। भूत बॉस क्या कहते हो? इसको सबक सिखा दें? अबे सेड हो गया है क्या? देख नहीं रहा? उसने एक कड़ा पहन रखा है। अगर हम तीनों में से कोई भी गया तो वो कड़ा हमें जला देगा। भूत बॉस वो मेट होता है, तो फिर क्या करें? वही जो हम हमेशा करते हैं। जब मुसीबत पड़े तो अपनी जान बचाकर भाग लेते हैं। वो तीनों वहाँ से उड़ते हुए भाग जाते हैं। भोलू कुछ घंटे में पूरा घर साफ कर देता है। वैसे साफ सफाई का काम तो तू अच्छा कर लेता है। एक काम करती हूँ, तुझे पकड़कर यहीं रख लेती हूँ। मुझे साफ सफाई में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब बता, खाना बना लेता है? अब ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं एक पोस्ट हूँ। क्या आप एक पोस्ट के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगी? ओ देहाती अंग्रेजी भूत, घोस्ट बनने से पहले तो जिंदा ही होगा ना। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, सीधी तरह बता, खाना बनाना आता है? हाँ, जब मैं जिंदा जीवित था तब मैं दाल थोड़ी बहुत सही बना लिया करता था। आज मेरा वैसे भी दाल खाने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन बनाने का नहीं है। वैसे भी मेरा पति डर की वजह से 2-3 दिन घर तो आएगा नहीं। उसकी जगह सारा काम और खाना तू बनाएगा। चल जल्दी से दाल बना। अरे मैं कहाँ फंस गया? ये तो बड़ी ही कंजर औरत है। क्या बोला? तू मुझे कंजर बोलता है? अरे नहीं नहीं रानी लक्ष्मीबाई, वो वाला कंजर नहीं। मेरा मतलब बहुत ही जो है खतरनाक हो। अच्छा अच्छा, तो तू मुझे डेंजर बोलना चाह रहा है? तो बिल्कुल सही बोल रहा है तू। अब जल्दी से खाना बना। भोलू चुपचाप आंखों में आंसू लिए दाल बनाने लगता है। कजरी के सामने रखता है। दाल तो तूने बना के रख दी, लेकिन अब इस दाल को मैं खाऊं किसके साथ? तू कहे तो तुझे काट कर इस दाल में डाल दूं? मुझे काट कर आपको क्या मिलेगा? मैं तो एक आत्मा हूँ। तो फिर रोटी कौन बनाएगा? तेरा बाप। चल जल्दी गर्मा गर्म रोटी बना। भोलू मजबूरी में आटा गूंदने लगता है और रोटियां बनाने लगता है। रोटी बनाकर वो कजरी के सामने रखता है। ए भगवान, अच्छा है कि तू मर गया। अगर जिंदा होता तो आज मेरे हाथों से मारा जाता। इतनी खराब रोटी तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। अरे तुझसे अच्छी रोटी तो मेरा पति बना लेता है। अब देखती हूँ तेरी बनाई हुई रोटी और दाल में क्या स्वाद है। इतना बोलकर कजरी जैसे ही निवाला रोटी से दाल का खाती है, उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठता है। ये क्या हुआ?
दाल खाने से पहले तो आपका चेहरा बिल्कुल मक्खन की तरह था, लेकिन दाल खाने के बाद आपका चेहरा बिल्कुल पके हुए करेले की तरह हो गया। इतनी खराब दाल तेरी बनाने की हिम्मत कैसे हुई? इसमें ना नमक है ना मिर्च, ये तो उबला हुआ मरीजों वाला खाना है। अब तेरी खैर नहीं। इतना बोलकर कजरी भोलू की बुरी तरह पिटाई करने लगती है। ये भूत बॉस ने मुझे कहाँ फंसा दिया। मैंने पहले ऐसी औरत कभी नहीं देखी जो भूतों को गुलाम समझती है। भोलू, कैसे भी करके तुझे यहाँ से भागना होगा रे। अब मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, चाय पीने का है। जा मेरे लिए अच्छी सी कप चाय बना। मुझे चाय नहीं बनानी आती। भाग भोलू, नहीं तो तेरी ये मार मार कर हालत खराब कर देगी। कहीं अगर ऐसा पता लग गया कि मुन्ना को तूने ही इसका रूप बदल कर मारा था तो ये तेरा और बुरा हाल कर देगी। क्या उस काले मुस्टंडे को तूने मारा था, वो भी मेरा रूप बदल कर? रुक, तेरी खैर नहीं। रुक रुक, कहाँ भागता है? पागल हो गई है क्या? मुझे रुक कर क्या दोबारा मरना है क्या? मोहनपुर में रहने वाला शक्ति अनाथ था। बचपन से ही वो उस गांव में रहता और गांव वाले उसे जो देते वही खा पी कर बड़ा हो गया। किसी को नहीं पता था कि उसके माँ बाप कहाँ गए, वो कहाँ से आया। शक्ति स्वभाव से बड़ा ही दयालु था। उसे जो कुछ भी रूखा सूखा खाने को मिलता उसके 4 हिस्से करता। एक हिस्सा एक चूहे को देता, दूसरा हिस्सा एक बिल्ली को, तीसरा हिस्सा एक तोते को और बचा हुआ एक हिस्सा वो खुद खा लेता। इस तरह शक्ति बड़ा हो चला था। एक दिन गांव का एक सेठ शक्ति से कहता है, अरे कब तक तू इस तरह दूसरों के दिए पर अपना गुजर बसर करेगा रे? अब तो तू जवान हो चुका है, कुछ काम क्यों नहीं करता? क्या काम करूं सेठ जी, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं। काम किसी को नहीं आता, बस सीखना पड़ता है। और तुझे भी काम सीखना चाहिए। सारा दिन चूहे बिल्ली और तोतों के बीच में बैठा रहता है। ना तो मेरे माँ बाप है, ना भाई बहन और ना ही कोई रिश्तेदार। मुझे कौन सिखाएगा? आप सबकी कृपा से मैं जीवित रह गया और ये जानवर भी तो आप सबकी कृपा से ही पल रहे हैं। वरना ये बेचारा चूहा, पैर में गहरी चोट थी, मानो मर ही जाता। लेकिन आज ये बिल्कुल स्वस्थ है। और ये तोता, न जाने किसने इस बेचारे के पंख काट दिए थे, लेकिन अब ये पूरी तरह ठीक है। और ये बिल्ली, इसने तो एक माँ की तरह हमेशा मेरे सर पर हाथ रखा है। न जाने मेरा इससे क्या रिश्ता है। हाँ, तेरी ये कहानी हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब तुझे अपने साथ साथ इन जानवरों के भरण पोषण के लिए कुछ काम करना चाहिए। शक्ति शरीर से काफी कमजोर था। वो मेहनत का काम नहीं कर पाता था और पढ़ा लिखा न होने के कारण उसे कोई दूसरा काम भी नहीं आता था। वो गांव के लोगों के छोटे मोटे काम कर दिया करता, लेकिन उसके बदले कोई उसे पैसे नहीं देता था। लोग बस अपने घर का बचा हुआ खाना उसे दे दिया करते थे। एक दिन शक्ति अपने तीनों दोस्तों से बातें कर रहा होता है। दोस्तों, मुझे अपने जीवन से किसी चीज की इच्छा नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि गांव वालों का बचा खाना भी हमारे हिस्से में नहीं है। शायद इस गांव में हमारा दाना पानी इतने ही दिनों का था। मैं सोच रहा हूं कि किसी और गांव चला जाऊं और काम ढूंढने की कोशिश करूं, लेकिन मैं तुम सबको अपने साथ नहीं ले जा सकता। इसलिए मैं तुम सबके रहने का ठिकाना यहीं पर कर देता हूं। शक्ति चूहे को ले जाकर सेठ के गोदाम में छोड़ देता है, जहां उसे अनाज की भरी हुई बोरियां दिखती हैं। चूहा अपना पूरा जीवन उस गोदाम में रहकर गुजार सकता था। उसे कभी खाने की कमी नहीं होती। चूहा बड़ा खुश होता है और मनुष्य की आवाज में शक्ति से कहता है, मित्र, तुमने तो मेरे पेट भरने का इंतजाम कर दिया है, अपना ध्यान रखना। अरे, तुम इंसानों की तरह बोल सकते हो?
हाँ, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो बस आंखें बंद करके मुझे दिल से याद करना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। ठीक है मित्र, तुम बस अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। शक्ति अब बिल्ली को लेकर गांव के सबसे बड़े हलवाई के घर के पीछे छोटे से जंगल में जाता है और बिल्ली से कहता है, मित्र, अब तुम रोज रात के समय इस हलवाई के घर जाना और दूध दही जो मिले वो खाकर वापस आ जाना। सिर्फ मेरी एक बात का ध्यान रखना कि दिन के समय उसके घर कभी मत जाना और रात को अपना ध्यान रखकर ही जाना। तभी बिल्ली भी इंसान की आवाज में बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मित्र, तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा। तुम्हें जो भी मिलता था हमेशा हम सबके साथ खाया। तुम अपना ध्यान तो रख सकोगे। अरे, क्या तुम भी चूहे की तरह बोल सकती हो? हाँ, सिर्फ मैं और चूहा ही नहीं, तोता भी तुम्हारी भाषा में बात कर सकते हैं। हम तीनों तुम्हारी बातों को समझते भी हैं। तुम अपना ध्यान रखना और जब भी जरूरत हो आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। शक्ति बिल्ली से विदा लेता है और तोते को लेकर नदी के पास जाता है। मित्र, मैं जानता हूँ कि तुम भी चूहे और बिल्ली की तरह ही बोल सकते हो और मेरी हर बात समझते भी हो, इसलिए तुम भी अपना ध्यान रखना, शिकारी से बचकर रहना। शुक्रिया मित्र, तुमने इतने सालों हमारी रक्षा की, हमें संभाला, परंतु अपना ध्यान रखना और जब भी जरूरत हो अपनी आंखें बंद करके दिल से हमें याद करना, हम तुम्हारे सामने आ जाएंगे। शक्ति अपने मित्रों से विदा लेकर आगे बढ़ता है और ये सोचता है कि मुझे काम तो आता नहीं, मैं करूँगा क्या। तभी उसे गांव में आने वाले सपेरे की याद आती है। वो सपेरे के पास जाता है और उससे कहता है, क्या आप मुझे कुछ काम सिखा सकते हैं या कुछ काम दे सकते हैं? तुम क्या काम कर सकते हो? मेरा काम तो बड़ा जोखिम का है, इसे सीखने में बहुत समय लगता है। सांपों को पकड़ना, उनके जहरीले दांत निकालना बड़ा मुश्किल काम है, इसमें जान भी जा सकती है। बिना भोजन की भी तो जान जा ही सकती है। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। कुछ समय तक शक्ति सपेरे के साथ रहता है और काम सीखने की कोशिश करता है, लेकिन अपने दया भाव की वजह से उसे सांपों को जंगल से पकड़कर लाना और उनके दांत निकालकर उन्हें कैद करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन वो अकेला ही सांप पकड़ने जंगल में जाता है और एक सांप को पकड़ भी लेता है। तभी उसके मन में दया भाव जागृत होती है और वो उस सांप को वापस जंगल में छोड़ देता है। तभी सांप बोल पड़ता है, मुझे इस जंगल में मत छोड़ो, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ छोड़कर जाओगे तो इस जंगल के जानवर मुझे खा लेंगे, क्योंकि मैं अब भाग भी नहीं सकता। क्या तुम भी इंसानों की तरह बोल सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारी तरह बोल सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें कहाँ पर छोड़ूं जहां तुम सुरक्षित रहोगे? तुम ही मुझे कोई ऐसी जगह बता दो। तुम मुझे लेकर जंगल में पूर्व दिशा की ओर चलो। शक्ति सांप को लेकर जंगल की पूर्व दिशा की ओर बढ़ता है और तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है, जिसे देखकर सांप शक्ति से कहता है, तुम मुझे इस गुफा के पास छोड़ दो और मेरी पूंछ को कसकर पकड़ना। अब ठीक है। शक्ति सांप को गुफा के पास छोड़ देता है और उसकी पूंछ को कसकर पकड़ लेता है। सांप की पूंछ के सहारे वो उस गुफा के अंदर सरकता जाता है और कुछ देर के बाद वो एक अनोखी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां बहुत सुंदर फूल, पेड़, झरने, नदी, सब कुछ बहुत सुंदर था। वहीं पास में एक बहुत बड़ा सुंदर महल भी था।
सांप अपनी केंचुली छोड़ता है और एक सुंदर से राजकुमार के रूप में शक्ति के सामने खड़ा हो जाता है। अब तुम कौन हो और तुमने अपना रूप कैसे बदला? मैं एक इच्छाधारी सर्प हूं और इस सर्प नगरी का मंत्री भी हूं। तुम मेरे साथ इस महल के अंदर चलो। शक्ति उस युवक के साथ महल के अंदर जाता है, जहाँ पर सर्पराज विराजमान होते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, आज तो मैं बहुत बुरी तरह फंस गया था। वो तो शुक्र है इस युवक का जिसने सही समय पर अपने दिल की बात सुनी और मुझे आजाद कर दिया, वरना मैं किसी सपेरे के पिटारे की शोभा होता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया युवक। आज तुमने हमारे मंत्री की रक्षा करके हमारा दिल जीत लिया है। अब मैंने तो बस अपने दिल की बात सुनी महाराज। अपने इस उपकार के बदले कुछ समय हमें मेहमान नवाजी का मौका दो और हमारे इस सर्प लोक में रहो। अब जैसी आपकी आज्ञा महाराज। शक्ति कुछ समय तक सर्प लोक में ही रहता है। सर्पराज शक्ति की बोलचाल और उसके स्वभाव से बहुत प्रभावित होते हैं और मन ही मन अपनी इकलौती पुत्री का विवाह उससे करने की ठान लेते हैं। इस विषय में वो अपने मंत्रियों से सलाह करते हैं और उन सब की सहमति के बाद वो शक्ति से बात करके अपनी पुत्री और शक्ति की शादी कर देते हैं। सर्पराज की पुत्री बहुत ही सुंदर थी। उसके बाल सुनहरे और लंबे थे। जो उसे एक बार देख लेता वो जीवन भर उसके रूप और केश को भूल नहीं पाता था। विवाह के बाद दोनों सर्पलोक में ही खुशी खुशी रहते हैं। एक दिन शक्ति सर्प कुमारी नागमणि से कहता है, नागमणि, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और मुझे हम दोनों के लिए नया घर भी बनाना है। ठीक है, परंतु आपको पहले पिताजी से आज्ञा लेनी होगी और जब वो आपको जाने की आज्ञा दे दें और आपसे कुछ मांगने को कहें तो आप पहले उनसे ये वादा ले लीजिएगा कि वो आपके द्वारा मांगी गई वस्तु आपको दे दें। आप उनके गले में पड़ी हुई मोतियों की माला मांगना। ठीक है। शक्ति सर्पराज के पास जाता है और नागमणि को साथ लेकर वहां से जाने की आज्ञा मांगता है। अगर तुम्हें यही उचित लगता है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैंने तुम्हें अपने जीवन की सबसे बहुमूल्य चीज, अपनी पुत्री नागमणि दे दी है, परंतु फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम जाने से पहले मुझसे कुछ उपहार स्वरूप ले लो। अब ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपसे जरूर मांग लूंगा, परंतु आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मुझे वो वस्तु अवश्य देंगे जो मैं आपसे मांगूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आपके गले की मोतियों की माला बहुत अच्छी लगती है। अब क्या आप मुझे उपहार स्वरूप ये दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकता हूं। सर्पराज अपने गले में पड़ी हुई मोतियों की माला निकालकर शक्ति को दे देते हैं। शक्ति और नागमणि पिता से विदा लेकर सर्पलोक से बाहर पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। पृथ्वी लोक पर आने के बाद नागमणि शक्ति से कहती है, अब हम कहाँ जाएंगे? आपके पास तो कोई घर भी नहीं है। चिंता न करो, मैं बहुत मेहनत करूंगा और हमारे लिए एक बहुत सुंदर घर बनाऊंगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे पिताजी की दी हुई वो मोतियों की माला दे दीजिए। शक्ति मोतियों की माला नागमणि को देता है। नागमणि मोतियों की माला पर जल का छिड़काव करती है और हाथ जोड़कर विनती करती है, हे अमूल्य माला, आप मेरे और मेरे पति के लिए एक बहुत सुंदर सा महल बना दीजिए और हर सुख सुविधा से पूरी तरह से वो संपूर्ण हो, जहाँ किसी चीज की कोई कमी ना हो। नागमणि के प्रार्थना करते ही वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा महल बन जाता है, जहाँ सब कुछ होता है। नागमणि और शक्ति उस महल में खुशी खुशी रहते हैं। एक दिन नागमणि अपने महल की खिड़की पर खड़ी होकर अपने बालों को सुखा रही होती है। तभी उसके कुछ बाल टूटकर महल के पास बह रही नदी में चले जाते हैं और उन बालों को एक मछली निगल जाती है। मछुआरे नदी में मछलियां पकड़ रहे होते हैं और वो मछली भी उनके जाल में फंस जाती है।
मछुआरे मछलियों को पास के राज्य के राजा के पास उपहार स्वरूप भेंट कर देते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, आज हमने बहुत सारी मछलियां पकड़ी हैं और उपहार स्वरूप हम आपको ये भेंट करना चाहते हैं। हम तुम्हारा उपहार स्वीकार करते हैं। आज हम भोजन में यही खाना पसंद करेंगे। राजा के आदेश पर रसोइया उन मछलियों को काटकर पकाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी एक मछली के पेट से उसे नागमणि के सोने के बाल मिलते हैं, जिसे ले जाकर वो महाराज के सामने प्रस्तुत करता है। महाराज, हमें मछली के पेट से सोने के बाल मिले हैं। ये तो किसी स्त्री के बाल लगते हैं। जिस स्त्री के बाल स्वर्ण के होंगे वो खुद कितनी सुंदर होगी, उसका रूप कितना अनोखा होगा। मंत्री जी, आप पता लगाइए कि ये सोने के बाल किसके हैं, क्योंकि मैं उस स्त्री को अपने राज्य की महारानी बनाना चाहता हूं। जैसी आज्ञा हो महाराज। मंत्री अपनी सेना के साथ पता लगाने जाते हैं कि तभी महाराज के सामने एक कुबड़ी स्त्री आती है और वो महाराज से कहती है, महाराज, सोने के बाल तो सिर्फ सर्पलोक की राजकुमारी के हैं और वो तो सर्पलोक में रहती है। वो पृथ्वी लोक पर कैसे आ सकती है? महाराज उसे सारी बात बताते हैं। महाराज, आप मुझे 100 मोहरें और 10 सैनिक दे दीजिए। मैं बहुत जल्दी ही इसके बारे में पता लगाकर आपके पास वापस आती हूँ। महाराज कुबड़ी स्त्री को 100 मोहरें और 10 सैनिक दे देते हैं। वो स्त्री मछुआरों के पास जाती है और उनसे पूछती है कि वो मछलियाँ कहाँ से पकड़कर लाए थे। मछुआरे उसे नदी के बारे में बताते हैं जहाँ से उन्होंने मछलियाँ पकड़ी थीं। वो सेना के साथ नाव में सवार होकर उस नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर सफर करना शुरू करती है। 2-3 दिनों के बाद उसे नदी के पास एक सुंदर और भव्य महल दिखाई देता है। मैं जब तक वापस नहीं आती तब तक तुम सब मेरा यही इंतजार करना, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से जाना नहीं। वो आसपास पता करती है तो उसे पता चलता है कि उस महल में एक बहुत ही सुंदर स्त्री रहती है जिसके बाल सोने के हैं। कुबड़ी स्त्री समझ जाती है कि ये सर्पराज की पुत्री ही है। वो महल के अंदर जाती है। तुम कैसी हो नागमणि? कितने समय बाद मैंने तुम्हें देखा। मैं आपको नहीं पहचानती, आप कौन हैं? मैं तुम्हारी बुआ हूँ, तुम्हारे पिता की बहन। बहुत वर्षों पहले मैं इस पृथ्वी लोक पर आ गई थी और तब से यहीं पर रह रही हूँ। मुझे जैसे ही पता चला कि तुम यहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलने चली आई। नागमणि उस स्त्री को नहीं पहचानती थी, लेकिन उस कुबड़ी स्त्री ने सर्पलोक की बहुत सी बातें नागमणि को बताईं, जिसके बाद नागमणि को लगा कि हाँ, ये मेरी बुआ हो सकती है जो बहुत सालों से पृथ्वी लोक पर है, जिसके कारण मैं इन्हें नहीं पहचानती। शक्ति भी वहाँ आ जाता है। ये मेरी बुआ है जो बहुत वर्षों से पृथ्वी लोक पर ही रह रही हैं। प्रणाम बुआ जी। सुखी रहो बच्चा, बहुत सुखी रहो। अगर तुम्हारी अनुमति हो तो मैं क्या कुछ समय के लिए तुम दोनों के साथ यहाँ रह सकती हूँ? वो क्या है ना कि मैं बहुत समय बाद नागमणि से मिली हूँ, तो इससे जी भरकर बातें करना चाहती हूँ। आपको अपनी पुत्री के साथ रहने के लिए मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं। आप जब तक चाहें यहाँ खुशी खुशी रह सकती हैं। वो कुबड़ी स्त्री कुछ समय के लिए नागमणि और शक्ति के साथ महल में रहने लगती है और इस बीच बातों बातों में उनसे सर्पलोक और पृथ्वी पर आने की कहानी और शक्ति के सर्पलोक में जाने और उसके पहले की सारी बातें पता कर लेती है। एक दिन शक्ति महल से बाहर गया होता है। कुबड़ी स्त्री नागमणि से कहती है, पुत्री, चलो आज घूमने चलते हैं। बुआ, हम कहाँ जाने वाले हैं? यहीं पास में बहुत सुंदर वन है और बहुत सुंदर नदी है। मैं तुम्हें नौका विहार के लिए भी ले जाऊंगी। नागमणि कुबड़ी स्त्री के साथ निकल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद, अरे पुत्री, मैं तो अपने पैरों की पादुका ही पहनना भूल गई। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी पादुका पहनकर वापस आती हूँ। ठीक है बुआ, मैं यहीं पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। कुबड़ी स्त्री महल में वापस जाती है और मोतियों की माला चुराकर अपनी चरण पादुका पहनकर वापस नागमणि के पास आ जाती है।
चलो पुत्री, अब हम थोड़ी देर नौका विहार के लिए चलते हैं। हाँ बुआ, मैंने बहुत समय से नौका विहार नहीं किया। दोनों नौका में बैठ जाते हैं। कुबड़ी स्त्री अपने साथ आए हुए सैनिकों को इशारा कर देती है और वो नौका को तेजी से नदी के दूसरे तट की ओर ले जाने लगते हैं। नागमणि को कुछ सही नहीं लगता। हम कहाँ जा रहे हैं बुआ, और ये लोग इतनी तेज नौका क्यों चला रहे हैं? चुपचाप इस नौका में बैठी रहो और शोर मचाने या कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने यहाँ कोई नहीं आएगा। नागमणि समझ जाती है अब यहाँ चिल्लाने या कुछ कहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसकी आवाज सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं। कुछ समय में वो कुबड़ी स्त्री और सैनिक नागमणि को लेकर राजा के पास पहुंच जाते हैं। महाराज, ये रही आपकी सोने के केश वाली स्त्री, इसका नाम नागमणि है। हम तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हुए। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, इस अनमोल स्त्री के बदले मैं आपसे क्या मांग सकती हूँ? महाराज कुबड़ी स्त्री को बहुत सा धन, सोने चांदी, जेवर, हीरे जवाहरात देकर वहाँ से भेज देते हैं। परंतु कुबड़ी स्त्री जादुई मोतियों की माला के बारे में राजा को कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नागमणि को पूरा विश्वास था कि शक्ति उसे ढूंढता हुआ बहुत जल्द उसके पास आ जाएगा, क्योंकि वो जानती थी कि शक्ति के पास मोतियों की जादुई माला है। राजा नागमणि के पास आता है। तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम खुशी खुशी मेरे साथ इस राज्य की महारानी बनकर रहो। मुझे ये स्त्री धोखे से यहाँ लाई है, परंतु आपके स्वभाव से मैं प्रभावित हुई। मैं आपसे सिर्फ एक विनती करना चाहती हूँ। अगर आपको उचित लगे तो क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, हम जरूर पूरी करेंगे। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप 6 महीने तक मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिए, और 6 महीने के बाद आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। महाराज तो नागमणि के रूप पर पहले ही मोहित हो चुके थे। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम खुशी खुशी हमारे महल में महारानी बनकर रहो। दूसरी तरफ शक्ति जब अपने महल में वापस आता है तो नागमणि उसे वहाँ नहीं दिखती, और जब वो मोतियों की माला को ढूंढता है तो वो भी उसे नहीं मिलती। वो समझ जाता है कि ये सब उस कुबड़ी स्त्री का ही काम है। वो नागमणि को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। 2-3 दिन के बाद वो खुद से बोलता है, न जाने मेरी नागमणि कहाँ होगी और किस हाल में होगी। ये सारी मेरी गलती है जो मैंने उस दुष्ट कुबड़ी स्त्री पर विश्वास किया। जादुई मोतियों की माला भी वही लेकर गई होगी, लेकिन अगर वो नागमणि के पास होती तो अब तक नागमणि वापस आ चुकी होती। मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं? वो रोने लगता है। तभी उसे अपने मित्रों की याद आती है। वो अपनी आंखें बंद करके अपने मित्र चूहा, बिल्ली और तोते को याद करता है। क्षण में वो तीनों शक्ति के सामने खड़े होते हैं। क्या बात है मित्र, तुम बहुत उदास लग रहे हो। मित्रों, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरी पत्नी नागमणि कहीं खो गई है और मेरे पास जो जादुई माला थी वो भी खो गई है। मैं सिर्फ अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता हूँ। क्या तुम तीनों मेरी नागमणि को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम सब मिलकर नागमणि को जल्दी ढूंढकर वापस ले आएंगे। तीनों मित्र आपस में सलाह करते हैं और निर्णय लेते हैं कि तोता उड़ सकता है और वो दूर दूर तक जाकर नागमणि का पता आसानी से लगा सकता है। ठीक है, तुम सब यहीं पर मेरा इंतजार करना। मैं नागमणि का पता लगाकर जल्दी वापस आता हूँ। मैंने नागमणि का पता लगा लिया है। वो पास के ही राज्य के राजा के महल में है, परंतु मैंने
उसके गले में वो मोतियों की माला नहीं देखी। वो मोतियों की जादुई माला उस कुबड़ी स्त्री ने चुराई होगी। चूहा और बिल्ली दोनों उस कुबड़ी स्त्री का पता लगाकर उसके घर पहुंच जाते हैं और खिड़की से छुपकर घर के भीतर देखते रहते हैं। कुबड़ी स्त्री घर के अंदर आती है और मोतियों की माला को अपने मुंह में डालकर सो जाती है। ये तो बड़ी ही दुष्ट स्त्री है। मोतियों की माला को कोई ले न सके इसलिए अपने मुख में डालकर सो रही है। अब हम इसके मुख से माला कैसे निकालेंगे? ये शेर है तो हम सवा शेर हैं। मैं तुमसे जैसा कहता हूँ वैसा करना। चूहा बिल्ली के कान में कुछ कहता है और अपनी पूंछ उस कुबड़ी स्त्री की नाक में डाल देता है, जिसकी वजह से कुबड़ी स्त्री को जोर की छींक आ जाती है और मोतियों की माला उसके मुंह से निकलकर जमीन पर गिरती है। माला गिरते ही बिल्ली माला लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो दोनों सीधा शक्ति के पास जाते हैं। मित्र, ये लो अपनी जादुई मोतियों की माला और जल्दी ही अपनी नागमणि को अपने पास वापस बुला लो। जादुई माला, जल्दी से मेरी नागमणि जहाँ भी हो उसे वहाँ से सुरक्षित मेरे पास वापस ला दो। इतना कहते ही नागमणि शक्ति के पास वापस आ जाती है। नागमणि और शक्ति अपने तीनों मित्रों के साथ सर्पलोक में वापस चले जाते हैं और अपनी जादुई माला से प्रार्थना कर वो जादुई महल भी वहाँ से गायब कर देते हैं। दूसरी तरफ दमकल राज्य के राजा नागमणि को ढूंढते हुए उस कुबड़ी स्त्री के साथ जादुई महल के पास आते हैं, पर वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। महाराज कुबड़ी स्त्री की सारी बातों को झूठा मानकर उसे जेल में डलवा देते हैं। ये लीजिए ताजे ताजे अमरूद भूत बॉस, इसे खाइए और यूनाइटेड के गुण गाइए। लगता है तेरा दिमाग हट गया है टीपू। अमरूद और यूनाइटेड प्रेशर कुकर का क्या कनेक्शन है? भूत वर्ल्ड में सब कुछ पॉसिबल है सुल्तान। जहाँ कनेक्शन ना हो वहाँ हम अपना कनेक्शन जोड़ ही लेते हैं। अब ज्यादा बकवास करके मेरा दिमाग मत पका। जो हम लाए हैं उसको भूत बॉस को चखा। ये तुमने अब तक का सबसे अच्छा काम किया। बहुत देर से मेरा गावा खाने का मन कर रहा था और तुम मेरे लिए गावा ले आए। अरे भूत बॉस, वो गावा नहीं गुआवा होता है। हाँ हाँ, मैं भी वही कहना चाह रहा था। वाह, अमरूद तो बहुत टेस्टी है टीपू। पेस्ट्रीज वालों की दुकान ना बंद हो गई थी भूत बॉस, वरना वो भी आपके लिए मैं जरूर लेके आता। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसे पेस्ट्री नहीं टेस्टी कहते हैं। ओए, अब ज्यादा प्रोफेसर गिरी मत झाड़ो। तुम जानते हो कि मेरी अंग्रेजी ज्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा ये बताओ, मैंने तुम दोनों के साथ भोलू को भी भेजा था, वो कहाँ है? भूत बॉस, आप तो जानते ही हैं कि भूत बिरादरी में भोलू ही है जो आपकी बात बिल्कुल नहीं मानता। तो हमारी क्या खाक मानेगा? मतबल उसने आने से साफ साफ इनकार कर दिया भूत बॉस। उल्टा हमें ज्ञान देने लगा कि लोगों को परेशान करने के बजाय उनकी मदद करो तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। हाँ भूत बॉस, उसने ये भी बोला कि लोगों को परेशान करने से उसे टेंशन हो जाती है। अरे मर गया रे, किस नासपीटे ने मुझे नीचे गिरा दिया। मेरी तो कमर ही टूट गई। वो खास पिटा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है और मर तो तुम पहले ही गए हो। अरे भूत बॉस, कास पीटे नहीं नास पीटे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भोलू? अभी तक तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, तो आपने क्या सुन लिया भूत बॉस? अपनी बकवास बंद करो भोलू। टीपू और सुल्तान मुझे बता रहे थे कि तुम्हें लोगों को परेशान करने में पेंशन मिल जाती है। भूत बॉस, पेंशन तो आजकल बेचारे सरकारी नौकरी वालों तक को नहीं मिल रही, तो मुझे क्या खाक मिलेगी? मैं तो भूत हूँ।
दरअसल उसे पेंशन नहीं, टेंशन कहते हैं बॉस। शट अप भोलू। अरे आप क्या कोलकाता गए थे भूत बॉस? नहीं तो फिर कलकत्ता वाली भाषा क्यों बोल रहे हो? शट अप कहिए ना, शॉट अप नहीं। भूत बॉस, आपसे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी तो नर्सरी का बच्चा बोल सकता है। अमरूद बहुत ही टेस्टी है। अगर इसमें थोड़ा थोड़ा सॉल्ट होता तो मजा आ जाता। जब मैं जीवित था ना, तब मुझे एक वैद्य ने बताया था कि अमरूद पेट के डाइजेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। देखो भोलू, अब बहुत हो गया। अब तुम्हें लोगों को डराना और तंग करना ही पड़ेगा, समझे? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान एड़ा समझाए क्या? अरे बताया तो था, मुझे इंसानों को तंग करने में बहुत टेंशन हो जाती है। और भूत बॉस, लाइफ में कुछ भी करने का, मगर किसी को टेंशन नहीं देने का। अबे, उसके लिए वाइफ भी तो होनी बहुत जरूरी है। भूत बॉस ये क्या बोल रहे हैं? वाइफ नहीं, लाइफ। लाइफ वाइफ तो हम तीनों को मिलने से पहले ही बिछड़ गई। कहाँ गई? अबे मेरा कहने का मतलब ये है कि शादी होने से पहले ही हम तीनों की टाई टाई फिश हो गई। तुम दोनों चुप रहोगे? तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे ये क्या किया भूत बॉस? मुझे ऐसा क्यों लगा इसी बिजली के एक शॉट में तो मेरी जान ली थी। ये जादुई बिजली का झटका है जो मैंने तुम्हें इसलिए दिया कि आगे से तुम किसी इंसान को अब दिखाई ही नहीं दोगे। और जब तुम दिखाई ही नहीं दोगे तो उनकी मदद कैसे करोगे? हाँ, लेकिन जब तुम किसी इंसान को डराओगे तभी तुम दिखाई दोगे। हाँ। आज से मैं अपने फ्रेंड गोलू के साथ ही रहूंगा और उसके साथ रहकर इंसानों की सेवा करूंगा। मैं सलमान खान की ही तरह एक चैरिटी इंडस्ट्री चालू करूंगा जिसका नाम रखूंगा बीइंग घोस्ट। नहीं, अभी नहीं। अभी तो मेरा दोस्त सो रहा होगा, अपने ड्रीम लैंड में पिटकर रो रहा होगा। उसे सोने देता हूँ अभी। चलो जाकर इसकी मदद करते हैं। बेचारा कितना बूढ़ा है, आगे ठेला भी नहीं खींच पा रहा। बेचारे की लाइफ कुछ ही दिनों की बची है और अपनी बची हुई लाइफ में ये कितना ज्यादा वेट उठा रहा है। अरे दुनिया वालों, सत्यानाश जाए तुम्हारा। कोई भी इस बूढ़े की मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। सरपंच जी, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। देखो, मैंने तुम्हारी मदद करने का कोई ठेका नहीं ले रखा। रोज तुम मेरे ही पास आते हो और 100 रुपए लेकर चले जाते हो। उसके बावजूद भी तुम अपने ठेले से इतना सारा भार लाद कर दुनिया वालों को गालियां देते हो। मैंने तुमसे बड़ा नमक हराम आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। दुनिया वालों को गालियां बकता हूँ सरपंच जी, आपको तो गालियां नहीं बकता। अब मैं भी तो इसी दुनिया में रहता हूँ। ये तो मुखिया के नाम पर कलंक है। मैं ही कुबड़े काका की मदद करूंगा। चिंता मत करो ओल्ड बाबा, जब तक ये घोस्ट इस संसार में मौजूद है तुम्हें वेट उठाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ। आई एम कमिंग। अरे ये आवाज कैसी? मुझे तो आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। सत्यानाश जाए मेरा, मैं तो भूल ही गया कि भूत बॉस ने दिखाई देने की पावर छीन ली है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सिर्फ लोगों को दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन उनकी हेल्प तो कर सकता हूँ।
अरे ये तो कोई भूत है। भला ठेला अपने आप कैसे चल सकता है? अरे कुब्बड़ काका तो उसेन बोल्ट की स्पीड से भाग गया। भलाई का जमाना गया। बोलो कोई बात नहीं, अब मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो चलकर ढाबे पर अपने हंगरी पेट में कुछ फूड डाला जाए। अबे कितनी बार बोला तुझे कि नमक लेकर आ, नमक लेकर आ, लेकिन तेरे कान में जू नहीं रेंग रही है? गुस्सा काहे को खाता है साहब? बोला ना अभी नमक लेकर आ रहा हूँ। जरा सा बच्चा है, लेकिन देखो कैसी गज भर की जुबान लिए फिर रहा है। साहब अपन के ढाबे पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबको अपन को ही खाना देना पड़ता है। कभी कभी लेट हो जाता है। अबे तो मैं क्या करूं? जा जल्दी से नमक लेकर आ, जा। बेचारा बच्चा, अभी तो इसके वीडियो गेम खेलने की उम्र है और ये सॉल्ट के चक्कर में गालियाँ सुन रहा है। कोई बात नहीं, इस ग्राहक को नमक मैं दे देता हूँ। अरे 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 ये क्या? नमक उड़कर अपने आप मेरी टेबल पर कैसे आ गया रे? टेंशन मत लो एंग्री यंग मैन, ये नमक मैं लेकर आया हूँ। अरे ये आवाज किसी रे? अरे भाई लोगों, इस ढाबे पर भूत है रे। भागो यहाँ से रे, भागो। अरे भोलू, तुम यहाँ कैसे? वो भी इतनी सुबह सुबह? क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? हाँ, तुम मुझे दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम भूत लोग में रहकर परेशान हो और मैं जिंदा लोगों के बीच परेशान हूँ। एक काम करते हैं, हम दोनों इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में बस जाते हैं। तुम बिल्कुल सही बोलते हो मेरे फ्रेंड। चलो चलते हैं। मैं वहाँ पर लोगों की मदद करूँगा और तुम वहाँ पर आराम से रहना। हम दोनों की जोड़ी धर्मवीर कहलाई जाएगी। कौन हो तुम? इस गांव के तो मालूम नहीं होते? मैं दूसरे गांव का हूँ, भटका हुआ मुसाफिर हूँ। शाम भी हो चुकी है, कुछ देर बाद रात भी हो जाएगी। क्या आप मुझे रात को ठहरने के लिए कुछ जगह दे सकते हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? हम तो अतिथियों का बहुत स्वागत करते हैं। आइए आइए, अंदर आइए। अरे आपकी शक्ल तो बिल्कुल हमारे गांव के जमींदार से मिलती है। बहुत से लोगों को यही लगता है कि मैं किसी गांव का जमींदार हूँ। दरअसल मेरी बच्ची एक पागल की बात कर रही है, जो मुंह उठाए पूरे गांव में फिरकर लोगों को कंकर मारता फिरता है और अपने आप को जमींदार बोलता है। क्या हुआ? इतनी जोर से हलक फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रही है? अभी कुछ देर पहले तो तुझे ठुसाया ही था। मुझे गुड़िया चाहिए माँ, गुड़िया चाहिए। अभी मेरे पास गुड़िया खरीदने के लिए पैसे नहीं है। जब आएंगे तुम्हारे लिए अच्छी सी गुड़िया खरीद दूंगी। मुझसे इस बच्चे की आंखों में इमोशन के ये टीयर्स देखे नहीं जा रहे। तो अब तुम क्या करोगे? मैं एक सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल डॉल में कन्वर्टेड हो जाता हूँ। ये बच्ची उस सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल डॉल को देखकर खुश हो जाएगी और इसकी आंखों के इमोशनली टीयर्स बहने बंद हो जाएंगे और इसके प्यारे लिप्स की स्माइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो माँ, कितनी सुंदर गुड़िया। लेकिन ये गुड़िया तेरे पास आई कैसे? ये गुड़िया मैं अपनी छोटी बहन के लिए ले जा रहा था, तो सोचा आपकी बेटी को दे दूं। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। जा जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लगाती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो छोटी बच्ची? ऐसे तो इस सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल डॉल के परखच्चे उड़ जाएंगे, मतलब मेरे। ये डंडा किस लिए माँ जी?
आप तो भोजन लाने वाली थी ना? हमारे यहाँ भोजन खाने से पहले डंडे से मारने का रिवाज है। क्या आपको नहीं मालूम? भोजन खाने से पहले डंडे की मार बहुत फायदेमंद होती है। इससे भोजन ज्यादा खाया जाता है और पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है। अरे ये किस डॉक्टर ने बताया आपको? हमारे गांव का मशहूर डॉक्टर पगला प्रसाद। अरे मुझे छोड़ दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं दूसरे के घर पर जाकर सब कुछ मांगूंगा, लेकिन भोजन नहीं मांगूंगा। अरे देखो देखो कितना मजा आ रहा है। क्या खाक मजा आ रहा है? अरे पहले उस गुड़िया की गर्दन काट, फिर उसको गर्म पानी में डाल दे, मजा तो तब आएगा। अरे भोलू, ये तो पूरा गांव मैड लगता है। जल्दी से अपने असली रूप में आजा भोलू, नहीं तो ये गर्दन काट के तुझे गर्म पानी में मैगी की तरह उबाल देगी। क्यों रो रही हो? माँ देखो ना, गुड़िया गायब हो गई। जल्दी से बता गुड़िया कहाँ गई? मेरी बच्ची रो रही है। कुछ देर पहले गुड़िया के साथ खेल रही थी, वो कितनी खुश थी। अरे वो गुड़िया के साथ खेल कहाँ रही थी, वो तो उसे जोर जोर से जमीन पर पटक रही थी। अरे उसे ही तो खेलना कहते हैं पगले। जल्दी बता गुड़िया कहाँ है? बोलू मेरी मदद करो। नहीं कर सकता, दिखाई देने की मेरी शक्ति मुझसे छीन ली गई है। अरे लेकिन अगर तू किसी को डराएगा तो लोगों को दिखाई दे सकता है। लेकिन मैं कैसे डरा सकता हूँ? मैं एक अच्छा भूत हूँ। अरे बेवकूफ, अगर तूने इन दोनों को नहीं डराया तो ये हमें मार देंगे। मेरा मतलब है मुझे मार देंगे। तू तो वैसे भी मारा हुआ है, लेकिन तेरा भी हालत खराब कर देंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अबे ये क्या सीन है? ये तो मुझसे डर ही नहीं रही, बल्कि मुझे तो सैल्यूट कर रही है। इनके सैल्यूट करने के अंदाज से ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके सामने कोई देवता आ गया हो। हाँ मेरे देवता महाराज, तुम हमारे लिए देवता ही हो। अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। अब मैं तुम्हारा सर काट कर अपने घर पर सजाऊंगी और उसकी पूजा करूंगी। मुझे छोड़ दे मैड औरत, देवताओं का सर नहीं काटा जाता। मेरे साथ वही कहावत हो गई कि आसमान से गिरकर खजूर पर अटक गया। अरे लोगों की मदद करना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन जब भी मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ, पता नहीं मुझे ही मदद की जरूरत क्यों पड़ जाती है। आज तो बाल बाल बचा हूँ, नहीं तो ये पगलापुर के लोग तो मरे हुए को भी मार डालते। पुट्ठा का पेट हमेशा खराब रहता था। वो हर समय गंदी बदबू वाली गैस छोड़ता था, इसलिए उसे कोई काम नहीं देता था। 2 दिनों से उसे कोई काम नहीं मिला। पुट्ठा घर पर। अरे शर्मिली, जरा बाजरे की रोटी के साथ कच्चे प्याज की चटनी कोट दो। कसम से लस्सी के साथ आनंद आ जाएगा खाने में। बस यही कमी रह गई है ना। मोहल्ले वालों ने वैसे ही मेरा जीना हराम कर रखा है कि वो देखो पद्दड़ पुट्ठा की बीवी आ गई बोल बोल कर। तुम उनकी बातों में ध्यान मत दो, बस चटनी बना दो। सच में जी, आपकी छोड़ी बदबू से सारे मोहल्ले वाले परेशान हैं। आप किसी वैद्य से मिलो ना। तभी पुट्ठा थोड़ी सी जगह बनाते हुए एक लंबी गैस छोड़ता है। लो कर दिया काम। किसी दिन पाते हुए कपड़े खराब कर लोगे। बदबू तो देखो। देखो जी, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और तब तक नहीं आऊंगी जब तक आप अपनी इस बीमारी का इलाज नहीं करवा लेते। और हाँ, अपने साथ क्रिस्टल को भी ले जा रही हूँ। ऐसा मत करो शर्मिली। क्रिस्टल, तुम तो रुक जाओ। पापा नहीं, मैं आपकी बदबू में नहीं रह सकता। चलो मम्मी, जल्दी नानी के घर ही चलते हैं। ये बोलकर दोनों घर से निकल जाते हैं। हे भगवान, है मैंने कौन सा पाप किया है जो तूने मुझे ये बीमारी दे दी?
अब तो शर्मीली और मोनू भी छोड़ गए रे। भूख भी जोरों की लगी है, क्या करूं? या तो तू मुझे उठा ले या मेरी बीमारी को दूर कर। उसके बाद पुट्ठा उदास घर से निकल पड़ता है और कुछ दूर जाकर एक आम के पेड़ के पास एक आम तोड़कर खाने लगता है। बेटा बहुत भूखी हूँ, ये आम मुझे दे दे। ले दादी, तू ही खा ले, भला एक आम से मेरा क्या होगा। पुट्ठा ने आम उसे दे दिया। धन्यवाद बेटा, तेरी दयालुता तो अद्भुत है। वो मंदिर में रहने वाली परी थी जिसे दयालु लोग बहुत पसंद थे। वो पुट्ठा की परीक्षा लेने आई थी। उसकी दया भावना को देख उसने पुट्ठा की मदद करने का फैसला किया। पुट्ठा, तुम बहुत दयालु हो, तुम्हें भूख लगी है? आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी समस्या का हल कर देती हूँ। पुट्ठा पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ उसे बहुत सुंदर सी सफेद कपड़े पहने हुई, सुनहरे बालों वाली, हाथ में एक चमचमाती छोटी सी छड़ी लिए हुए परी दिखाई देती है। घबराहट में उसकी गैस छूट जाती है। शर्म से पुट्ठा का मुंह खुला का खुला रहता है। मैं परी हूँ पुट्ठा, शर्माओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं? भला कोई परी मुझ जैसे बदबू फैलाने वाले की मदद क्यों करेगी? सब मुझसे नफरत करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। बच्चे तो मुझे पदोड़ा भी कहते हैं। पुट्ठा, मुझे तुम्हारी बदबू से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी बदबू को ही तुम्हारे लिए जीने का मकसद बना दूंगी बच्चे। क्या ऐसा हो सकता है? ये बीमारी मेरे लिए कोई भला काम भी कर सकती है क्या? नादान, तुम बहुत मासूम हो। तुमने मुझे भूखे होने पर भी ये आम दे दिया। लो, पहले तुम आम खाकर अपनी भूख मिटा लो। परी माँ, ये आम तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। इतना मीठा आम मैंने कभी नहीं खाया। आहा। बेटा, यही आम तेरा आशीर्वाद बनेगा। सुनो पुट्ठा, तुमने जो आम खाया है ना, वो कोई मामूली आम नहीं है, वो एक जादुई आम है। कल सुबह जब तुम शौच करोगे तो शौच की जगह तुम्हें इसके बदले एक सोने का आम मिलेगा। सोने का आम? और पीछे से? नहीं परी जी, मैं इतना दर्द कैसे? नहीं। अब हर रोज सुबह बदबूदार गैस छोड़ने के बाद तुम शौच के लिए जाना और तुम्हें एक चमचमाता हुआ असली सोने का आम मिलेगा, जिससे बेचकर हर इच्छा पूरी कर सकते हो और एक बहुत बढ़िया आदमी बन सकते हो। घबराना नहीं, आम तुम्हें कोई दर्द नहीं देगा। क्या आप सच कह रही हैं? ऐसा ही होगा ना? पुट्ठा की गैस फिर छूट जाती है। इस बार परी भी नाक बंद कर लेती है। हे राम, ये गैस देखिए, आपने भी नाक बंद कर ही ली। नहीं पगले, मैं तो इसकी आवाज से घबरा गई। परी माँ, कुछ करिए। मेरी इस बीमारी से सब परेशान होकर मुझे ना पदोड़ा बुलाते हैं। मेरी शर्मीली भी। शर्मीली, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी शानो शौकत देखकर वापस आ जाएगी। चिंता मत करो। इस आम को बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे ना, उन पैसों के तुम 2 हिस्से करना। एक हिस्सा खुद पर खर्च करना और दूसरा हिस्सा तुम दूसरों की मदद करने के लिए खर्च करना, वरना जादू खत्म हो जाएगा। पुट्ठा जोर से हंसता है और गैस फिर निकल जाती है। पुट्ठा घबराकर अपनी ही नाक बंद कर लेता है और शर्म से पानी हो जाता है। हंसती हुई परी गायब हो जाती है। पुट्ठा बहुत खुश था, लेकिन उसे परी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वो सोचने लगा, सोने का आम जो है कैसा दिखता होगा? वो छोटा होगा या बड़ा? शौच से निकले आम को कौन खरीदेगा भला? इन बातों को सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और वो सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो खुद से बोला, चल भाई पुट्ठा, अब समय आ गया है ये देखने का कि परी ने जो कहा था वो सपना था या सच। लगता है सोने का आम बाहर आ गया है। देखूं जरा। पुट्ठा
पुट्ठा हैरान हो जाता है। वहाँ पर एक सोने का बड़ा सा आम पड़ा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो नाचने लगा। कमाल है। भगवान परी ने भी मेरी मदद करने के लिए क्या रास्ता ढूंढा है। अगर मुझे सोने का आम देना ही था तो कोई और रास्ता ढूंढ लेती। पर ठीक है, मुझे तो अपनी गैस से प्यार हो गया है। अब जब ये आएगी सोना लाएगी, सोना ही सोना होगा। पुट्ठा उस आम को शहर में बेचने निकल गया। रास्ते में उसका दोस्त कनुआ नाई मिला। अरे पादो भाई, कहाँ जा रहे हो? इतना मटक कर। शहर जा रहा हूँ, ये देखो सोने का आम बेचने। अरे अब तो भाभी जी और मोनू घर पर है नहीं, तो मोनू के खिलौने बेचना शुरू कर दिए हो का? अबे जाकर लोगों की हजामत बना, दिमाग खा रहा है। अबे पदोड़े, कर दिया अपना काम। नाक सड़ गई भैया। जा भाई जा, जहाँ जा रहा था। छी 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 छी। आया मजा है? थोड़ा सा और सूंघता जा है। ले सूंघ ले। कभी कभी ऐसे लोगों के लिए तो ये बढ़िया हथियार है मेरे पास है। सुनार की दुकान पर पहुंचकर, सेठ जी मेरे पास कुछ सामान है जो मैं बेचना चाहता हूँ। ठीक है, दिखाओ क्या बेचना है। ये सोने का आम। सोने का आम? अरे भाई, ये तो खालिस सोने का है। कहाँ से लेके आया है? चोरी वोरी की है क्या? ये क्या कह रहे हैं? मैं क्या चोर लगता हूँ? है मेरा है, अपना खुद का बनाया हुआ। वो गैस छोड़ता है। छी 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 छी, इतनी गंदी बदबू। कुछ भी कहो, पर मेरी गैस के बारे में कुछ ना कहना। ये मेरी माई बाप है। गैस माई बाप है? अरे भले आदमी, दिमाग तो ठीक है? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि ये सोने का आम तुम्हारा होगा, पर मुझे क्या। सेठ ने सोने के आम की जांच की। वो असली सोने का निकला। उसने पुट्ठा को उस आम की अच्छी कीमत दी। धन्यवाद सेठ जी, रोज एक आम निकलता है, सब आपको ही दूंगा। है निकलता है? क्या कोई खान है क्या? हाँ, खान ही समझो। अपनी खान साथ ही चलती है। अपनी है तो मजदूर लगवा के एक बार में ही सारा सोना क्यों नहीं निकाल लेते? अरे बाप रे, क्या कह दिया, दर्द ही उठ गया अंदर तक। चलता हूँ, कल आऊंगा। दुकानदार उसे हैरानी से देखने लगा। पुट्ठा ने सोचा, पहले खुद के लिए कुछ नए कपड़े ले लेता हूँ, नहीं तो लोग मुझे ऐसे ही भिखारी समझेंगे। हैं? मुझे तो आगे भी आम को बेचने शहर आना ही होगा। वो कपड़ों की बड़ी सी दुकान। भिखारी है, चल बाहर निकल। कहाँ दुकान के अंदर चला रहा? चल। ढंग से बात करो, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैं यहाँ कपड़े खरीदने आया हूँ। तुम्हारे पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी हैं? अपनी औकात के हिसाब से दुकान में आओ, चलो। अरे ओ रामू शामू, इस भिखारी को उठाकर बाहर फेंक दो। न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं भिखारी कहीं के। चल। पुट्ठा कुछ कहता उसके पहले ही वो दुकान के बाहर फेंका जा चुका था। तभी वहाँ एक कुत्ता आया और उसने टांग उठाकर पुट्ठा के ऊपर सूसू कर दिया। चल कुत्ते, आज तेरा दिन है, कल मेरा भी आएगा। वो एक दूसरी छोटी दुकान में गया और वहाँ से अपने लिए कुछ कपड़े, जूते, बहुत सारा खाने पीने का सामान लिया और गांव वापस चला गया। दूसरे दिन पुट्ठा को फिर से एक सोने का आम मिला और परी के कहे अनुसार गांव में वो गरीबों की मदद करने निकल पड़ा। काका, कैसे हो काका? अरे पुट्ठा, आगे जा भैया, जा, वरना भैया तेरी बदबू से काम करना मुश्किल हो जाएगा। अरे सुनो काका, गैस वैस छोड़ो। अब तुम्हारे ये बैलों का जोड़ा पुराना हो गया है। तुम्हें अपने लिए जो है नए बैलों के जोड़े की जरूरत है। हाँ। अरे बेटा, हमारा तो 2 वक्त का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। हम बैलों का नया जोड़ा कहाँ से लाएंगे भला बेटा? मैं आपको जो है बैलों का नया जोड़ा दूंगा।
और आपके घर की छत भी ठीक करवाऊंगा। जब खुद दूसरों से मांग कर खाता है, वो मेरे लिए बैलों का नया जोड़ा लेगा भैया। पुट्ठा ने तुरंत गरीब किसान के लिए नए बैलों का जोड़ा खरीदा और उसने घर को ठीक करवाया। किसान ने पुट्ठा को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तुम तो हमारे राजा से भी अच्छे हो, हैं? उसे आज तक हम गरीबों पर दया नहीं आई, बताओ। अरे काका, ये क्या कह रहे हो? कहाँ राजा, कहाँ मैं? सच कहता हूँ, तुम्हें राजा बना देना चाहिए, राजा। तभी पुट्ठा गंदी गैस छोड़ता है। तुमसे एक बात कहता हूँ बेटा, तुम किसी डॉक्टर से जो है अपनी दवा करो, और तुम्हारे पेट में जो है कुछ गड़बड़ लगती है। पुट्ठा को खुद के लिए राजा शब्द सुनकर बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा था। सोने के आम बेचकर उसने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया और खुद को राजा ही समझने लगा। किसान ने सही तो कहा, मुझे राजा होना चाहिए, क्योंकि मैं सबकी मदद करता हूँ और मेरे पास राजा से भी ज्यादा पैसे हैं। मुझे महल में रहना चाहिए। वो राज मिस्त्री के पास गया जो शाही महल बनाता था। मुझे जो है अपना घर तोड़कर महल बनवाना है। महल? अरे दिमाग ठिकाने पर है? तुम्हारे पास पैसे भी हैं? हाँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं अपने घर को बिल्कुल राजमहल की तरह बनवाना चाहता हूँ। पहले ये बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सोने की खदान है मेरी। तुम अपना काम करो, हैं? तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल जाएंगे, बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसा है, तो ठीक है, मैं कल से काम शुरू कर देता हूँ। मुझे जो है मेरा गुसल खाना ना सबसे ज्यादा आलीशान चाहिए। उसकी हर चीज सोने की हो, बाल्टी, लोटा, दीवार, खिड़की और बैठने की कुर्सी भी। हाँ, इतना आलीशान गुसल खाना? अरे भैया, तुम क्या उसमें रहोगे? आज मेरे पास जो है वो सब शौच की वजह से है, इसीलिए मुझे शौच की जगह सबसे शानदार बनवानी है। तभी पुट्ठा ने बहुत जोरदार बदबूदार गैस छोड़ी। मिस्त्री का सर चकरा गया। शौच की वजह से? ठीक है, मैं समझ गया हूँ। तुम जाओ यहाँ से, मैं कल आ जाऊंगा भैया। जाओ। तभी वहाँ एक भिखारन आती है। बेटा, कुछ मिल जाता तो पेट भरता। अभी मेरा सब कुछ गुसल खाने के लिए है, जब भाग जाए यहाँ से। पुट्ठा भैया, बीज और खाद लाने थे, कुछ मदद हो जाती तो अच्छा था। हद हो गई है? दिखता नहीं है मेरा घर बन रहा है? मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। इस तरह कुछ दिनों में पुट्ठा का महल बनकर तो तैयार हो गया, पर पुट्ठा राजा बनने के मोह में परी की चेतावनी भूल गया। पुट्ठा, जैसा तुमने कहा था वैसा तुम्हारा घर तैयार है। मुझे मेरा आलीशान गुसल खाना दिखाओ। तुम बड़े अजीब आदमी हो, गुसल खाने के ही पीछे पड़ गए। तुम नहीं समझोगे मेरे जीवन में गुसल खाना कितना महत्वपूर्ण है। मिस्त्री अजीब निगाहों से पुट्ठा को देखता हुआ। ठीक है, चलो। ये क्या है? ये तो बहुत ही साधारण है। एक काम करो, इसे फिर से बनाओ। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। हम जिस काम के लिए यहाँ आते हैं वो काम करके जल्दी बाहर भागते हैं। तुम्हें तो गैस की बीमारी भी है। तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? कुछ दिनों बाद मिस्त्री फिर आया। बन गया तुम्हारा गुसल खाना पुट्ठा, आओ देख लो। हाँ, अब ठीक है, पर तुम एक काम करो, यहाँ जो है ना, यहाँ एक आराम कुर्सी लगवा दो। आराम कुर्सी? पुट्ठा ने फिर से एक बदबूदार गैस छोड़ी। मैं समझ गया, मैं कुर्सी लगवा दूंगा। और वहाँ से भाग गया। गांव के लोग बड़े हैरान थे। इस भिखारी ने इतना शानदार महल कैसे बनवा लिया? और लोगों को पुट्ठा के आलीशान गुसल खाने के बारे में भी पता चलने लगा। अरे भाई पुट्ठा, अरे सुना है तुम्हारा गुसल खाना राजा के गुसल खाने से भी ज्यादा आलीशान है? हाँ, बिल्कुल सही सुना है। क्या मैं देख सकता हूँ? जरूर। ओ भाई, तुमने अपने पूरे घर के बराबर तो इस गुसल खाने को बनवा रखा है। और इसमें इतनी आलीशान झूमर कौन लगवाता है भैया?
भैया तुमने तो इसे राजमहल बना दिया भैया। हाँ, क्योंकि ये मेरे जीवन का एक बहुत ही जो है अहम हिस्सा है। अहम हिस्सा? आखिर तो यहाँ गंदगी ही निकालनी है भैया। वो तो तुम निकालते होगे, यहाँ से मेरी रोजी रोटी चलती है भैया। तुम क्या सोने के अंडे देते हो क्या भैया? हाँ देता हूँ, यही समझ लो। आदमी हंसता हुआ वहाँ से चला गया। धीरे धीरे ये बात फैलती गई और पूरे राज्य में पुट्ठा की चर्चा होने लगी। ये खबर राजा तक गई। राजा ने अपने मंत्री को पुट्ठा का गुसल खाना देखने भेजा। मैं राजा का खास मंत्री हूँ। पधारिए मंत्री जी। तभी उसकी गंदी गैस निकल गई। मंत्री ने नाक बंद कर ली। मुझे तुम्हारे गुसल खाने में जाना है। क्या आपको शौच लगी है? नहीं, बस मुआयना करना है। जरूर देखिए। मंत्री नाक बंद करके गुसल खाने के अंदर जाता है। अब ये गुसल खाना है? जी मंत्री जी, ये गुसल खाना है। मंत्री वापस आकर राजा को बताता है। क्या वो कोई राजकुमार है? वो एक अनाथ गरीब लड़का है। ना जाने कहां से उसके पास रातों रात इतने पैसे आ गए हैं कि उसने इतना आलीशान महल जैसा घर बनवा लिया, और घर से भी ज्यादा आलीशान गुसल खाना। महाराज, मुझे वो कोई जादूगर लगता है। देश को खतरा हो सकता है। राजा आदेश देते हैं कि पुट्ठा को लाया जाए। महाराज की जय हो। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या आप मेरा गुसल खाना देखना चाहते हैं? तो उसे देखने के लिए तो आपको घर आना होगा। मुझे यहाँ बुलाकर क्या फायदा? चुप रहो बदतमीज। मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? राजा को गुस्से में देखकर पुट्ठा थोड़ा डर गया और उसने सारी सच्चाई राजा को बता दी। पुट्ठा की बात सुनकर राजा और गुस्से में। क्या कहा तुमने? जब तुम शौच करने जाते हो तो सोने का आम निकलता है? जी महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है सैनिकों, सुबह जब ये शौच को जाए तो हम सब देखेंगे, ताकि इसकी बात में कितनी सच्चाई है पता चल जाए। लेकिन याद रहे, अगर तुमने झूठ कहा होगा तो हम तुम्हें आजीवन जेल में डाल देंगे। जैसा आपका हुक्म महाराज। पुट्ठा को रात भर कैद खाने में रखा गया। दूसरे दिन सुबह उसे एक बड़े से मैदान के बीच में शौच करने को कहा गया। महाराज, मैं यहाँ कैसे शौच कर सकता हूँ? अगर जिंदा रहना है तो करना तो तुम्हें यहीं पड़ेगा। पुट्ठा ने अपनी आंखें बंद की और मैदान के बीच में बैठ गया, जहाँ चारों तरफ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उसके शौच करते ही सबने बदबू से नाक पकड़ ली। सैनिकों, देखो, क्या वहाँ कोई सोने का आम है? महाराज, महाराज, यहाँ तो बस बदबू ही बदबू है, और इस नामुराद ने तो ये रायता फैला रखा है। छी 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 छी, कोई सोने का आम नहीं है। क्या? क्यों झूठे मक्कार, तू हमें क्या कहानी सुना रहा था? अब सही सही बता कि तुझे इतने पैसे कहाँ से मिले? महाराज, महाराज, मैंने आपको सब सच बताया है, कुछ भी झूठ नहीं कहा। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ सोने का आम क्यों नहीं निकला। सोने का आम इसलिए नहीं निकला क्योंकि तूने झूठ बोला।
एक हिस्सा खुद पर खर्च करना और दूसरा हिस्सा तुम दूसरों की मदद करने के लिए खर्च करना, वरना जादू खत्म हो जाएगा। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। अगर गरीबों की मदद करता रहता तो मेरी शर्मीली और क्रिस्टल भी मेरे साथ होते।